स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज हम क्वेश्चन आंसर की क्लास करेंगे। हमने ऐसा डिसाइड किया है कि सैटरडे संडे हम मिक्स क्वेश्चन आंसर रखेंगे। आज मैं बायोलॉजी और पॉलिटी के क्वेश्चंस पढ़ाऊंगी आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने अगर मेरा जनरल नॉलेज का ई बुक परचेस नहीं किया तो परचेस कर लेना, मात्र 239 रुपीज़ में है। 2021 एडिशन का ही लेना, ऑल सब्जेक्ट्स वाले लेना, और जिसमें हमने आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक, जनरल नॉलेज अप टू डेट दे रखा है, तो उससे रिवीजन करना मस्ट है आपको। देखिए, टाइम आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा है डीएफसी सेल एग्जाम के लिए, बट जब आप सारे सब्जेक्ट्स क्लियर आउट कर दोगे ना तो टाइम बहुत ही कम बचेगा आपके पास। अभी से आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना ज़रूरी है। इकट्ठा क्या कीजिए, सैटरडे संडे कोई भी नया सब्जेक्ट नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करना है आपको, और जितना भी आपने पूरा हफ्ता पढ़ रखा है उसका रिवीजन करना है। अदरवाइज जो पढ़ रखा है वो पीछे ही छूट जाएगा और नया नया याद रहेगा और एग्जाम में कुछ और ही आ जाता है। जो हम पढ़ के नहीं जाते वही आ जाता है, मोस्टली तो यही चांसेस होते हैं। तो प्लीज़ आपने जो पढ़ रखा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। भले 1-2 मार्क्स का नया कुछ पढ़ के मत जाइए, बट जो 60-70 मार्क्स का आप पहले से पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन करना ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वन मोर थिंग, जैसे ही मैं क्वेश्चन आंसर लूँगी तो मैं सारा एक्सप्लेन करते जाऊँगी विद ऑप्शंस की दूसरे ऑप्शंस भी इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है या नहीं, ठीक है। डोंट वरी, सब कुछ आपका क्लियर आउट हो जाएगा। भले आपने मेरे बायोलॉजी के क्लासेस नहीं देखे होंगे फिर भी क्लियर हो जाएगा। तभी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपने क्या करना है। अगर सपोज आपको क्वेश्चंस आंसर में बायोलॉजी में दिक्कत आ रही तो पूरे बायोलॉजी के क्लासेस इकट्ठा देख लो, पूरे के पूरे क्लासेस अवेलेबल है एम रेलवे चैनल पे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। एंड वन मोर थिंग, अगर आपने टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन से टेस्ट सीरीज नहीं खरीदी है तो खरीद लेना। मात्र अराउंड 300 रुपीज़ समथिंग कुछ तो है, बट आप मेरा कोड यूज़ करना CTMV7N, ठीक है। इससे आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा और आप जो है अच्छे से वहाँ पर टेस्ट सीरीज़ का जो भी टेस्ट, एक्चुअल टेस्ट किस तरह से होती है, आपका एग्जाम किस तरह से होता है वो अनुभव कर पाओगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है द ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी विच सिक्रेट्स बोथ एंजाइम एंड हार्मोन्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी का, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। आरआरबी एनटीपीसी 2015 में तो बहुत ही बार हर एक सेट के फर्स्ट मंथ का पेपर हुआ था 2015 में एनटीपीसी का, उसके 2-3 सेट में तो ये क्वेश्चन आ ही रहा था, रिपीट आ रहा था। तो ये आपको इसको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन लाजमी है, बन सकता है इस साल भी। देखो, मानव शरीर में वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्राव करती है, मतलब दो काम एक साथ करते, तो ये है हमारी पैनक्रिया। कौन है? पैनक्रिया। ये ना 3 हार्मोन और 3 एंजाइम रिलीज करती है। हार्मोन्स जो रिलीज करती है वो है इंसुलिन, ठीक है, ग्लूकागन, और ये करती है सोमैटोट्रोपिन। अब जो इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन जब ये रिलीज करती है तो इससे क्या होता है कि आपके बॉडी का जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल में रहता है, ठीक है। अगर ग्लूकागन अगर रिलीज करेगी तो क्या होगा कि आपके बॉडी का शुगर लेवल इंक्रीज होगा। देखो, मतलब मदर नेचर ने इस तरह से बॉडी बना रखी है। सपोज अगर आपके बॉडी में शुगर लेवल बढ़ता है तो इंसुलिन क्या काम करेगा, उसको कंट्रोल करने का काम करेगा। अगर आपके बॉडी में शुगर लेवल कम होता है तो उसको इंक्रीज करने का काम कौन करेगा? ग्लूकागन करेगा, ठीक है, ग्लूकागन करेगा। ये हार्मोन है। और एक हार्मोन होता है सोमैटोट्रोपिन। अब सोमैटोट्रोपिन किसका काम करता है कि ये ग्रोथ सेल कंट्रोल करने का काम करता है। सपोज सोचिए कि आपका अगर बॉडी में सेल अगर कंट्रोल नहीं होते तो आपकी हाइट कितनी ज़्यादा हो जाती, आपके हाथ इतने लंबे लंबे हो जाते, पैर इतने लंबे लंबे हो जाते। ऐसा क्यों नहीं है? एक टाइम के बाद आपकी हाइट वगैरह क्यों रुक जाती है? क्योंकि ग्रोथ, अगर आपकी सेल की ग्रोथ अगर रुकी नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए मदर नेचर ने ग्रोथ सेल कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे हार्मोन्स जो है आपके बॉडी में रिलीज होते रहते हैं। उसमें से एक हार्मोन है सोमैटोट्रोपिन, जो कि पैनक्रियाज रिलीज करता है, ठीक है। कौन? पैनक्रियाज रिलीज करता है। कौन सा? सोमैटोट्रोपिन। ये आपको याद रखना है, प्लीज लिख लीजिए, ओके, सोमैटोट्रोपिन। तो 3 हार्मोन्स ये हो गए। 3 एंजाइम्स रिलीज करता है, 3 एंजाइम्स रिलीज करता है। कौन से? ट्रिप्सिन, अमिल्स एंड लाइप्सी। ट्रिप्सिन, अमाइलेज एंड लाइप्सी, ये हमने डाइजेशन सिस्टम में पढ़ रखा है। डाइजेशन में ये काम आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये बहुत ज़्यादा, स्मॉल इंटेस्टाइन को एक्चुअली ये हेल्प करते हैं डाइजेशन के लिए, ठीक है। तो पैनक्रिया है जो हार्मोन्स भी रिलीज करता है और एंजाइम भी रिलीज करता है। नेक्स्ट है ब्लडलेस सर्जरी इज डन विथ।
रक्तहीन सर्जरी डैश से की जाती है। अब रक्तहीन सर्जरी किससे करेंगे? लेज़र से ही कर सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर आप सुई भी, छोटी सी सुई भी चुभ जाती है तो आपका जो है खून निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। छुरी से तो अल्टीमेटली खून ही निकलता है, महीन कैंची से भी जो है खून निकल सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? लेज़र। लेज़र की अगर सर्जरी होगी तो आपका जो है रक्त नहीं निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अदर टर्म फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग इज, जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए दूसरा शब्द क्या है? इसके लिए दूसरा शब्द है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो है डीएनए के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया जाता है। आजकल तो इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुका है कि आपको जेनेटिक कुछ बीमारी भी है तो डीएनए में इस तरह से सिंथेसिस किया जाएगा, इस तरह से चेंजेस किए जाएंगे कि आगे चलकर आपके पीढ़ी को उस तरह का कुछ ना हो, ठीक है। मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग इतना आगे बढ़ चुका है, तो इसको क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following organs will not feel any pain on being pricked by a needle, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अंग को सुई चुभने पर दर्द नहीं होगा? ऑप्शंस देखिए, स्किन, ब्रेन, हार्ट, आई। त्वचा, मस्तिष्क, दिल, आंख। तो देखो स्किन तो अल्टीमेटली पेन फील होता है, हार्ट तो देखो, हार्ट तो इतना सॉफ्ट मसल है कि उसको पेन होता ही होता है। आई ऑल्सो सॉफ्ट मसल। ब्रेन को कुछ भी महसूस नहीं होता है, आपको जानकर हैरानी होगी, ब्रेन ना कुछ भी महसूस नहीं कर सकता है। मतलब इतना कॉम्प्लेक्स जो एक ऑर्गन है हमारे पूरे बॉडी का, जो माइंड हमारा मस्तिष्क, उसको कुछ भी फील नहीं होता। अगर आप उसको निडल भी चुभाते हो तो भी, लेकिन आप खुद से चुभा नहीं पाओगे बिकॉज उस कल के अंदर मौजूद है, ये सिर्फ डॉक्टर ही कर सकते हैं, ओके। बस आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, सेकंड, इन रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्स आर्क इज फॉर्म बाय, प्रतिवर्ती क्रिया में प्रतिवर्ती चाप का निर्माण होता है किससे? किन तीन चीज़ों से मिलके एक्चुअली रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स आर्क बनता है। अच्छा, रिफ्लेक्स आर्क आप लोगों को पता होगा, आपने 11th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा हो। जैसे सपोज कि आपने क्या किया, किसी जलती हुई मेणबत्ती को एक्सीडेंटली अगर आपका हाथ लग जाता है, ठीक है, जलती हुई मेणबत्ती को एक्सीडेंटली आपका हाथ लग जाता है तो तुरंत ही आप आपका हाथ पीछे खींच लेते हो। पीछे क्यों खींच लेते हो? इसमें क्या होता है, एक्चुअली आपका जो न्यूरॉन होता है वो डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड से जाकर सिग्नल देता है कि भाई इस तरह से जो है डेंजर आ चुका है, टेम्परेचर, हाथ के फिंगर का टेम्परेचर बढ़ चुका है। और फिर उसी क्षण, ठीक है, रिफ्लेक्स ऑफ, मतलब सेकेंड भी बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा 1/10 सेकेंड में, ठीक है, बहुत ही कम ऐसे टाइम में मोटर रिएक्शन होती है। मोटर रिएक्शन मतलब आपका मसल पीछे हट जाता है और आप हाथ हटा लेते हो, ठीक है। तो ये जो होता है इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। आपने 9th-10th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा होगा इसके बारे में। तो ये जो कंसिस्ट करता है, फॉर्म किस वजह से होता है? ये रेसिपेटर, स्पाइनल कॉर्ड और मसल के वजह से होता है, ठीक है। मसल देखो, स्पाइनल कॉर्ड को सिग्नल जाता है, फिर मसल को उसका जो है डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता है कि भाई हाथ हटाओ। तो इसमें ना माइंड का अच्छा जितना ज़्यादा रोल नहीं है। क्यों रोल नहीं है? क्योंकि देखो ब्रेन को प्रोसेस होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और अगर मैं एक एग्जांपल दूँ आपको, आप ना गाड़ी चला रहे हो आराम से, ऐसे जो 50-60 के स्पीड पे गाड़ी चल रही है मस्त हाईवे पे, और अचानक से कोई ना कुत्ता बित्ता आपके सामने आ जाता है। तो आपने जब ब्रेक प्रेस किया, ठीक है, आपने जब ब्रेक प्रेस किया तो आपको होश ही नहीं होता है हुआ क्या है। आपके माइंड को प्रोसेस करने के लिए अल्टीमेटली 10 सेकंड लग जाते हैं, एंड देन यू रियलाइज दैट कि सामने कुत्ता आ चुका था, मैंने ब्रेक प्रेस किया एंड ऑल, ठीक है। तो ये इसमें ब्रेन अच्छा जितना काम नहीं करता है। क्यों काम नहीं करता? क्योंकि वहाँ पर सर्वाइवल की कंडीशन आती है। और आपको ये बात भी याद रखनी है कि जब हम इवॉल्व हुए, जब हम एकदम से, ऐसा नहीं है कि हम एकदम से सूट बूट में ही आ चुके थे, या फिर इन द सेंस कि हम बहुत ही ज़्यादा डेवलप थे, पहले से हम इतना डेवलप नहीं थे, बट हमारा रिफ्लेक्स एक्शन जो सर्वाइवल मोड, इसको सर्वाइवल मोड भी कहते हैं बहुत सारे लोग, ये सर्वाइवल मोड ब्रेन से पहले आ चुका था। ब्रेन इतना कॉम्प्लेक्स है कि वो आते आते बनते इतना अच्छा बना है। पहले से ही ब्रेन इतना ज़्यादा, इसका IQ लेवल इतना सही नहीं था, मतलब हम सोचने की इतनी क्षमता नहीं थी, बट सर्वाइवल एक्शंस लेने की क्षमता हम में थी, इसीलिए यहाँ पर ब्रेन नहीं आया। कोई लोग सोचेंगे कि मैम इसमें ब्रेन क्यों नहीं है? ब्रेन का एक्सेस रिफ्लेक्स एक्शन में कोई काम नहीं होता
होता है, ब्रेन को प्रोसेस करने के लिए टाइम लगता है। एक्सीडेंट हो जाता है तो प्रोसेस करने के लिए आपको, मुझे एक्चुअली सच में मुझे याद है मेरा एक्सीडेंट हुआ था 2019 में। आई वाज लाइक लॉस्ट, मुझे सच में समझ में नहीं आया था। एंड मैं बाद में जब मैं खुद ही नर्वस सिस्टम पढ़ रही थी तब मुझे ध्यान में आया यार सच में कि दिमाग इतना कॉम्प्लेक्स है और उसको प्रोसेस करने में, ऐसी एक्सीडेंटल थिंग प्रोसेस करने में टाइम लगता है। और हमको जो भगवान ने इतनी अच्छी बॉडी दी कि हमको रिफ्लेक्स एक्शन लेने की जो है आदत है पहले से ही, तो ये एक बहुत बढ़िया बात है। तो प्लीज़ इसको क्लियर कर लो कि रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का एज सच इतना कुछ काम नहीं होता है। हाँ होता है, बट ये है कि रिफ्लेक्स एक्शन लेने के बाद क्या प्रोसीजर होनी चाहिए वो प्रोसेस करने के लिए ब्रेन का काम आता है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट फॉर सेरेब्लम। सेरेब्लम के लिए कौन सी निम्नलिखित में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं ये बता रहा है। तो इट लाइज इन द एक सेकेंड, पोस्टीरियर रीजन ऑफ द ब्रेन। ठीक है, ये तो मस्तिष्क के पीछे के क्षेत्र में होता है, बराबर है ये। सेरेब्लम और मेडुला ऑब्लिगेंटा जो होता है कि हमारे माइंड के पीछे, ठीक है, हिंड ब्रेन में होता है, इट कंट्रोल्स मूवमेंट, स्पीच, साइट, स्मेल्स, टेस्ट। नहीं, ये नहीं करता है। अगर इसका काम ये होता तो फिर सेरेब्रम क्या काम कर रहा है ना, ये जो काम है ये काम करता है आपका सेरेब्रम। कौन करता है? सेरेब्रम इसका काम करता है कि आपकी सोचने की क्षमता, आपकी लॉजिक, आपकी थिंकिंग, आपका स्मेल लेने की क्षमता, खुशबू, बदबू, व्हाटएवर। लेकिन ये सारा जो चीज़ है ये कौन कंट्रोल करता है? ये सेरेब्रम करता है। और सेरेब्रम ही आपके ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है, लार्जेस्ट पार्ट है, ये आपको याद रखना है, सेरेब्रम। ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, क्योंकि ये जो है सेरेब्लम ये कंट्रोल नहीं करता है, ये सेरेब्रम कंट्रोल करता है। ओके, इट इज़ अ पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन, जैसे कि मैंने बताया कि हिंड ब्रेन का पार्ट होता है ये। और हाँ, इक्विलिब्रियम, बैलेंस मेंटेन करने के लिए सेरेब्लम और मेडुला काम करते हैं। ठीक है, सेरेब्लम और मेडुला काम करते हैं। सेरेब्लम को लिटिल मस्तिष्क या फिर मेडुला को भी लिटिल मस्तिष्क कहते हैं, लिटिल ब्रेन, सॉरी, छोटा दिमाग। ओके, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्या है? डैश कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्टिविटीज लाइक कफिंग एंड स्नीजिंग। ठीक है, इनवॉलंटरी एक्टिविटी एज आई सेड अर्लियर कि जो वॉलंटरली होता है, जो जानबूझ के होता है कि हम चाहते हैं वो चीज़ हो, वो सेरेब्रम कंट्रोल करता है। और जो ऐसे ही मतलब अनजाने में चीज़ें हो जाती है वो मेडुला कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? मज्जा तंतु कंट्रोल करता है, मेडुला कंट्रोल करता है इसे। ठीक है, खांसने, छींकने, आप खुद तो नहीं ना, हाँ आप खुद तो नहीं करोगे खांसना छींकना, वो ऑटोमेटिकली आता है, मतलब वो इनवॉलंटरी होता है और ये जो है मेडुला कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। अब भी जस्ट मैंने आपको बताया कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? वो होता है सेरेब्रम। कौन सा होता है? सेरेब्रम। ओके, सेरेब्रम, ये आपको याद रखना है। नर्वस सिस्टम मैंने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा रखा है, आपको बहुत अच्छे नोट्स भी प्रोवाइड किए मैंने। तो प्लीज़ आप अच्छे से मेरी सारी जो भी बायोलॉजी की क्लासेस है वो कंप्लीट कीजिए, आपको क्वेश्चंस आसान लगने लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। तो सेंट्रल जो नर्वस सिस्टम होती है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मिलाकर कहा जाता है। किसको? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को मिलाकर कहते हैं CNS। क्या? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ। रीढ़ की हड्डी डैडैश से निर्मित होती है। तो ये देखो नर्वस सिस्टम का पार्ट है, तो ऑब्वियस है कि नर्वस टिश्यू से ही बनी होगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये कि जो स्पाइनल कॉर्ड है हमारा वो नर्वस टिश्यू से बना होता है। अब यहाँ से पॉलिटी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। आप बोलोगे मैम पॉलिटी तो पढ़ाया नहीं, पॉलिटी के क्लासेस कैसे, मतलब क्वेश्चन कैसे स्टार्ट कर दिया आपने। तो देखो हमको क्लियर आउट करना होगा पहली एक बात कि आपको मैंने पहले ही कहा था कि मेरे जो चैनल पर पॉलिटी के क्लासेस अवेलेबल है, आप वो क्लासेस कर लेना। सेकेंडली, अगर आपने वो क्लासेस नहीं भी किए होंगे तो डोंट वरी, हम क्लासेस स्टार्ट कर देंगे थोड़े दिनों में। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी ना डिस्कस करें। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको प्रिपरेशन करते हुए 1 साल हो रहा है, 1.5 साल हो रहा है, 2 साल हो रहा है, उन लोगों को पॉलिटी आता है। और बहुत सारे वो बच्चे होंगे जिन्होंने पॉलिटी अभी तक पढ़ा भी नहीं होगा। उन सबको मैं कहूँगी कि क्लासेस देखना ज़रूरी है, क्वेश्चन आंसर देखना ज़रूरी है। इससे आपका दिमाग खुलता है, आपको समझ में आता है कि कौन सा पॉइंट आपको ग्रैब करना है किसी भी किताब से। ठीक है, पॉलिटिक लक्ष्मीकांत भी उठा लोगे ना, अगर तब तक आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप अच्छे से क्वेश्चन आंसर नहीं देखते हो PYP। वरना ऐसा होगा कि पूरा लक्ष्मीकांत पढ़ लोगे और फिर सोचोगे यार इतना टाइम वेस्ट क्यों किया।
तो पहले क्वेश्चन आंसर देख लेना जरूरी होता है कभी कभी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आर्टिकल 29 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स। तो देखो आर्टिकल 29 जो है, अनुच्छेद 29 हमारे भारतीय संविधान का हमें ये अधिकार प्रदान करता है कि हम अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटीज है उनके हितों का रक्षण करें, ठीक है, संरक्षण करें। एक्चुअली प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये बहुत बार पूछा गया है तो प्लीज याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन सिटीजन। ठीक है, फंडामेंटल राइट कौन सा नहीं है भारतीय नागरिक का, मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। तो देखो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन जो है ये हमारा फंडामेंटल राइट है। इसके अंदर आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 आता है। आर्टिकल 23 कहता है कि भाई किसी भी अडल्ट का एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए उसके काम की जगह पर। मतलब कि सपोज आप आगे जाकर DFCCIL में आपका नौकरी लग जाएगा, ओके लग जाएगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपका नौकरी लग गया है तो आप एक इंसान हो, आप 10 लोगों का काम करोगे। यहाँ पर तो आपका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, ठीक है, इस तरह से आपका शोषण हो रहा है, ठीक है, शोषण हो रहा है आपके काम की जगह पर, ये ना हो इसलिए आर्टिकल 23 लाया गया है कि भाई आपका एक्सप्लॉइटेशन ना हो, आप सिर्फ आपको जितना काम ज़रूरी है एक इंसान का उतना ही काम करें। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन भी दिया गया है कि भाई अपवाद है कुछ। यहाँ पर क्या अपवाद है कि अगर हमारी इंडिया में या फिर नेशन में इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, वॉर की सिचुएशन आ जाए तो आपको काम में आना पड़ेगा। आप इलेक्शन की सिचुएशन आ जाए तो आपको काम करना पड़ेगा। अब देखना महाराष्ट्र सरकार का ही मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि ऑक्सीजन लीकेज हो चुका था, ठीक है, ऑक्सीजन लीकेज हो चुका था तो वहाँ पर टीचर लोगों को काम पर लगाया गया, ठीक है। हम लोगों को आज से उसकी ट्रेनिंग नहीं देते हैं बट फिर भी हम लोगों को वहाँ पर काम पर लगाया गया। तो हम जाकर नहीं कह सकते सरकार को कि भाई हमको ट्रेनिंग नहीं मिला है, हमको वहाँ पर काम पर मत लगाओ, नहीं कह सकते। वाई? बिकॉज वो आर्टिकल 23 के अपवाद सेक्शन में आता है कि वहाँ पर कहा गया है कि जब भी इमरजेंसी सिचुएशन है आपको काम पर आना पड़ेगा। इलेक्शन ड्यूटी पर हमको लगाया जाता है, हमको इतना ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है इलेक्शन ड्यूटी का, फिर भी हमको इलेक्शन ड्यूटी पर लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक अपवाद है आर्टिकल 23 का। सेकेंड है आर्टिकल 24 कहता है कि चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो बच्चे छोटे हैं, जो 18 साल से कम उम्र के हैं, उन लोगों को काम पर नहीं रखना चाहिए, उनका जो है शोषण नहीं होना चाहिए, ये कहता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। तो ये एक फंडामेंटल राइट है। लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार एक फंडामेंटल राइट नहीं है। अब बताओ क्यों नहीं है? पहले तो था, अब क्यों नहीं है? देखो अगर जैसे जैसे देखो इंडिया की लोक संख्या जैसे जैसे आगे दिन जा रहा है वैसे वैसे बढ़ती जा रही है। हम चाइना को क्रॉस कर ही देंगे एक दिन लोक संख्या के मामलों में। अगर हर एक नागरिक उठकर बोल दे कि सरकार को राइट टू प्रॉपर्टी मेरा फंडामेंटल राइट है, मुझे जगह दो, कहाँ से जगह देगा सरकार? बताना, इतना सा ही तो एरिया है हमारे पास, कहाँ से जगह देगा? अगर सब लोग बोलने लग जाए कि फंडामेंटल राइट है राइट टू प्रॉपर्टी तो मुझे 1-1 एकड़ ज़मीन दे दो, तो हर एक घर में अगर 7 लोग हो गए, 8 लोग होंगे तो 7-7 एकड़ अगर ज़मीन बांटता फिरेगा सरकार तो ज़मीन ही नहीं बचेगी, है ना। तो इस तरह की बात है, इसीलिए फंडामेंटल राइट नहीं है ये। इसको 1951 जो पहला अमेंडमेंट हुआ था उसमें निकाल दिया गया था, ठीक है, ये आपको याद रखना है फंडामेंटल राइट। इसके ऊपर एक्चुअली जब विचार किया गया था बाद में जाकर इसको निकाल दिया, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ सीएम बिफोर ही और शी बिकेम द पीएम ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं थे? तो ऑप्शंस देखो, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, इंदिरा गांधी, वीपी सिंह। तो इंदिरा गांधी जी कहीं की भी सीएम नहीं थी, ये बाकी सारे जन जो थे अलग अलग स्टेट के सीएम थे। हाँ, इंदिरा गांधी इज नॉट द, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो देखो इसमें राइट आंसर क्या है? इंदिरा गांधी जी जो कि कभी सीएम नहीं थी किसी भी स्टेट की, वो पीएम है, पीएम थी इंडिया की, ठीक है, याद रखना है आपको। राज्यसभा इज ऑल्सो नोन एज, राज्यसभा को किस नाम से भी जाना जाता है? तो राज्यसभा को ऊपरी सदन या फिर अपर हाउस के भी नाम से जाना जाता है और काउंसिल ऑफ स्टेट्स के भी नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। विजडम हाउस भी करके जाना जाता है। विजडम हाउस करके क्यों जाना जाता है? क्योंकि वहाँ पर जो है अच्छा एज का क्राइटेरिया जो है ज़्यादा रखा गया है और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो आपको विजडम भी ज़्यादा आता है, ठीक है, इसलिए विजडम हाउस भी कहते हैं राज्यसभा को।
सेकेंड, द कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया ऑब्जर्व ऑन, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को, ये आपको याद रखना है, 26 नवंबर 1949 को हमने जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था। कब अडॉप्ट किया था? 26 नवंबर 1949 को। और इसको टोटली इन्फोर्स कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा पहला प्रजासत्ताक दिन था, तब हमने टोटली इन्फोर्स कर दिया था हमारा संविधान ऑल ओवर द इंडिया। ओके बच्चों, ये याद रखना है आपको, 26 नवंबर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे। नेक्स्ट, in which schedule of constitution of India is the list of states and union territory given? तो कौन सी इंडियन संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन में, एक्चुअली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में कौन सा ऐसा शेड्यूल दिया गया है जहाँ पर आपके मतलब नेशन में कितना स्टेट्स है, कितना यूनियन टेरिटरी लिख कर रखा हुआ है कि उसका लिस्ट दे रखा है? तो ये है हमारे पहले शेड्यूल में, पहली अनुसूची में जो है सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी का नाम पूरा लिखा हुआ होता है। और ये अपडेट होता रहता है, बिकॉज आपको पता है कि कितने सारे स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी चेंज हो चुके हैं अभी तक हाल फिलहाल। अगर आपके जानने में है तो 2 जून 2014 में तेलंगाना अलग हुआ था, फिर अभी हाल फिलहाल जम्मू कश्मीर लद्दाख हुआ, दमन एंड दीव को इकट्ठा कर दिया गया है ना, इस तरह से चीज़ें हुई है। तो ये चेंजेस होते रहते हैं, बट इसका जो प्लेस है वो फर्स्ट शेड्यूल है वहीं पर इसको लिखा जाता है। आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 फर्स्ट शेड्यूल में ही आते हैं, ठीक है। वो हम पढ़ेंगे आगे, हमारी जब पॉलिटी की क्लासेस होंगी तब डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ गेटिंग इलेक्टेड टू द लोकसभा? ठीक है, लोकसभा के लिए निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु क्या है? अब लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए आयु पूछ रहे हैं आप ना, इसको 18 ईयर्स ना मार देना, तो फिर यहाँ तो फिर वो क्वेश्चन ही खत्म कर देगा आपको वहीं। इसका है 25 ईयर्स राइट आंसर। लोकसभा में आपको एमपी बनने के लिए 25 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। हाँ, अगर लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है और आपको वोट देने जाना है तो आपकी 18 साल उम्र होना ज़रूरी है, ये बात होती है यहाँ पर, ठीक है बच्चों, याद रखना है आपको। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेटिव पावर्स आर वेस्टेड विथ, भारतीय संविधान के तहत विधायी शक्तियां किसके पास होती है? देखो, विधायी शक्तियां ना अल्टीमेटली पार्लियामेंट के पास होती है। किसके पास होती है? संसद के पास होती है। ये आपको याद रखना है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज़्यादा, अगर आप कहो कि जो विधायी शक्तियां हैं या फिर लेजिस्लेटिव पावर जो होती है, जो काम जो भी काइंड ऑफ कोई नया रूल बनाना है समथिंग, तो ये सारा जो पावर होता है वो पार्लियामेंट के हाथ में होता है। ऐसा नहीं कि प्राइम मिनिस्टर है तो कुछ बोल दीजिए और फिर वो एक्ट बन गया, या फिर प्रेसिडेंट है तो कुछ बोल दीजिए एक्ट बन गया, नहीं। पार्लियामेंट का पूरा उसके ऊपर एक तरह से पावर होता है, वो अगर कहे तो फिर वो एक्ट बन जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? When was the Indian Constitution amended for the first time? कि भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया? तो ये जैसे ही इन्फोर्स किया उसके 1 साल बाद ही इसमें संशोधन किया गया, और इतने सारे आर्टिकल में चेंजेस किए गए, आर्टिकल 15, 18, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, वो अभी आपके लिए इतना डिटेल में जानना ज़रूरी नहीं है, वो तो बड़ी बड़ी एग्जाम का पार्ट है। बट आपको मैं बता दूं कि 1951 में, ठीक है, 1951 में पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, ठीक है, पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। 9th शेड्यूल ऐड किया गया इसमें, और जो भी SC ST कम्युनिटी के लोग थे, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग थे, दैट टाइम नॉट, बट उस टाइम सिर्फ SC ST इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस भी थी, जब के टाइम पर उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनको उनके डेवलपमेंट के लिए इसमें जो है एक तरह से संशोधन किया गया था 1951 में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिफिकेशन टू बिकम अ वाइस प्रेसिडेंट? वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको किस क्वालिफिकेशन की जरूरत है, ये आपको याद रखना है। नॉट का आप आंसर दे दोगे तभी के तभी। तो पहली तो क्वालिफिकेशन ये होती है कि भाई आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। आप बोलोगे मैम ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है, अब ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों लिखा गया? मुझे एक बात बताना, अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, आपको अगर मैं लिखने के लिए दूं कि एक रूल बुक लिखो, आपके घर में कौन आना चाहिए, कौन नहीं आना चाहिए, ठीक है, आपके घर में कौन सत्ता करना चाहिए, कौन नहीं सत्ता करना चाहिए, तो आप सबसे पहले लाइन लिखोगे कि मेरे खानदान के लोग सत्ता करना चाहिए। सिंपल सी बात है। तो अगर वहां पर लिखा गया है कि सिटीजन ऑफ इंडिया, क्यों लिखा गया है कि अगर ऐसा कुछ लिखा नहीं जाता तो फॉरेनर फिर से आके नहीं राज करते, क्योंकि ये एक लूप होल था कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसा बोल के वो राज करने लग जाते।
इसीलिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाकर जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है। जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे आपको गर्व होगा हमारे एंसेस्टर पे कि भाई इतना ज़्यादा दिमाग कैसे है उनके पास। उस टाइम के वक्त उन्होंने टेक्नोलॉजी के बारे में भी सोच लिया था उस टाइम पर। जब आप अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 ईयर्स उसकी एज होनी चाहिए। सेकेंडली उन्होंने जो है राज्यसभा का मेंबर बनने का क्वालिफिकेशन क्लियर करना चाहिए। अब राज्यसभा का मेंबर बनने का क्वालिफिकेशन क्या है? पहला तो आप सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 एज होनी चाहिए, किसी भी ऑफिस को आप देख रेख ना करते हो, इस तरह का उसका एक क्राइटेरिया होता है। तो सिंपल सी बात है कि ये सारे जो है ये पॉइंट्स आपके होने चाहिए। ये पॉइंट नहीं होना चाहिए कि आपको लोकसभा का मेंबर बनने की ज़रूरत नहीं वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए, ठीक है। आपको लोकसभा का मेंबर बनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए। प्राइम मिनिस्टर बनना है तब आपको लोकसभा का मेंबरशिप बनने का एक क्राइटेरिया होता है, वो क्राइटेरिया आपने फुलफिल करना चाहिए। दैट्स इट, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चंस थे आज। पॉलिटी के अराउंड 10 क्वेश्चंस थे और बायोलॉजी के अराउंड 10 क्वेश्चंस थे, तो 20 क्वेश्चंस हो गए पूरे। तो अच्छे से आपने इसको फिर से एक बार इस वीडियो को देखो, जो भी आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करो। और जो अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम आता है और किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।